शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो पंगा चल रहा है, ये पंगा भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम किए हुए है। और योगी की एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती हो सकता है बोल रहा हूं, आने वाले चुनाव में बीजेपी का डब्बा गोल कर दे और मोदी के लिए उसके बाद का लोकसभा चुनाव असंभव बना दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्टी के अंदर के स्रोत कह रहे हैं। पार्टी के अंदर इस पे डिस्कशन चल रहा है, कोशिश हो रही है कि किस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मना लिया जाए। आरएसएस क्यों चाह रही है कि ये रायता खत्म हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है। क्या सचमुच शंकराचार्य निशाने पर हैं या फिर पार्टी के अंदर का अंदरूनी घमासान इसका जिम्मेदार है। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। फिर बातचीत शुरू करते हैं, तब तक आप ये जरा संगीत सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में अक्सर जब कुछ फाउल प्ले होता है तो उसमें कई तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। एक मॉडल है कि ऊपर से निर्देश आया मोदी जी का कि भाई इस आदमी को आप देख लेना। दूसरा मॉडल है मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, लोग अपने आप समझ लेना, नरवणे स्टाइल में। नुकसान हुआ तो तुम्हारी गलती, फायदा हुआ तो वही है। और तीसरे में लोग मोदी जी को मस्का लगाने के लिए अपने आप से आगे बढ़ के कुछ काम कर देते हैं। शंकराचार्य के केस में क्या हुआ, इसके लिए शंकराचार्य का बैकग्राउंड पे अगर आप जाएं तो भारत में वो भारतीय जनता पार्टी के उसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं जो मुद्दा राम जन्मभूमि से पहले मुख्य कार्य हुआ करता था। जनसंघ के समय भी, बीजेपी के समय भी, वो है गोहत्या। इन्होंने गोहत्या की बात की, दूसरी बातें की, मामला जमा नहीं, राम मंदिर क्लिक कर गया तो ये सब छोड़ के राम मंदिर पे टूट पड़े। गोहत्या को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार मसला बनाए हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के दफ्तर जा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, बैठ के चाय पी चुके हैं और मांग कर चुके हैं कि आप गोहत्या को बंद करने को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए। सारी पार्टियों के पास जाते हैं वो और ये मांग करते हैं। तो एक गोहत्या के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहे हैं और वो ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक धर्मगुरु का काम सिर्फ मठ में बैठना और प्रवक्ता से बयान दिलवाना नहीं, बल्कि आगे बढ़कर धर्म के लिए लड़ना है। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनकी धार्मिकता से, उनकी दूसरी चीज़ों से, किसी के भी हो सकते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जब बनारस में कॉरिडोर बनने लगा तो सबसे पहले आगे बढ़कर वहाँ की जो मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया, मंदिरों का अपमान हुआ, इस सब चीज़ को लेकर बहुत मुखर तौर पे सक्रिय रहे और वहाँ स्पॉट पे जाके पुलिस से लड़ना, यहाँ वहाँ तमाम तनाव लड़ते रहे पुराने मंदिरों के लिए। उन्होंने मुसला उठाया, कहा प्राचीन मंदिर है, कोई कितने साल पुराना है। किसी ने नहीं सुना, क्योंकि मोदी जी का स्मारक बनना था। भारत में मोदी जी के स्मारक लगातार बनाए जा रहे हैं। सरदार पटेल की मूर्ति बनती है, वो भी मोदी जी का स्मारक है। दिल्ली में सेवा तीर्थ बनता है, वो भी मोदी जी का स्मारक है। ये सब काल के कपाल पे हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। एक राजा आया था, उसने ये किया था, कहते हैं ना अहिल्याबाई ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उस तरह से वो सब जगहों पर अपने कुछ हस्ताक्षर छोड़ना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां याद करें कि एक आदमी, एक मोदी नामक राजा हुआ था। तो इस पूरी कथा में, इस पूरी चीज़ों के बीच में ये मोदी जी का हस्ताक्षर अभियान का पहला पड़ाव था, काशी वाला, जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुल के सड़क पे आके विरोध किया। बात आई गई हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से उस बॉल पे बल्ला नहीं लगाया।
अभिमुक्तेश्वरानंद कहते रहे, कॉरिडोर बनता रहा। लेकिन धीरे धीरे करके अब भारतीय जनता पार्टी उस मोड में आ गई जब इग्नोर करना किसी को भी उसके लिए खतरनाक होता जा रहा है। राहुल गांधी को इग्नोर करते हैं तो नुकसान होता है, तो अब उनको बोलना पड़ रहा है। इतना बड़ा मामला जब आया था अडानी वाला, पूरा का पूरा पहले इग्नोर किया, लेकिन बाद में उनको लड़ना पड़ा, अडानी की तरफ से लड़ना पड़ा। सोरोस वाला मामला उठा लाए, उल्टा आरोप लगाना और उल्टा घेरना, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। पहले इग्नोर करो, बाद में सामने वाले पे पिल पड़ो। अब अभिमुक्तेश्वरानंद ने जब ये पूरा किया तो इग्नोर कर दिया, लेकिन दोबारा क्या हुआ, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। देश के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी ने पूजाएं कराई, यज्ञ हुए, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा हुआ। मकसद एक ही था कि राम मंदिर के नाम पे एक माहौल देश भर में विकसित करो जिसको 2024 के चुनाव में भुनाया जा सके। लेकिन उसी दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये पूरा रायता फैलाया। एक पूरा जो एक हिंदू धर्म का एक पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव के बीच में अभिमुक्तेश्वरानंद का कल्ट सामने आता है, कल्ट पर्सनैलिटी। वो कहते हैं तो आपने जो मंदिर आधा अधूरा बना दिया, ये मंदिर तो धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है। आपने जहां बताया था राम का जन्म हुआ उस जगह पे तो मंदिर बनाया नहीं, आपने तो हटके मंदिर बना दिया। इस तरह की बहुत सारी, बल्कि जहां आपने मस्जिद गिराई थी वहां से अगर हटके मंदिर बना तो मस्जिद गिराई क्यों थी। इस तरह के बहुत सारी चीजें आई, शास्त्रों की बात आई। उन्होंने बताया कि मंदिर पूरा एक शरीर होता है, प्राण प्रतिष्ठा पूरे मंदिर में होती है, मूर्ति में नहीं होती है। आप आधे मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी की। उसके बाद विवाद हुआ और लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद फ्रंट पे रहे। और इस विवाद में भी जिन जिन लोगों ने उनके साथ, चूंकि सीधा अटैक मोदी जी पे था, आरएसएस पे था, तो उधर से भी हमले हुए, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद उसको हैंडल कर ले गए। अब बारी थी बीजेपी की, और बीजेपी को लगा कि ये बंदा जो है इग्नोर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें, तो अब हम इस पे अटैक करेंगे। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला सवाल ये उठाया कि साधु संतों की उपेक्षा की गई, ये किया, तमाम सारी चीजों के बीच में जब आया मेला, कौन सा मेला, महाकुंभ जिसको कहा गया, कुंभ मेले में, तो कुंभ में जब अभिमुक्तेश्वरानंद को जगह दी गई तो अखाड़ों वाली जगह नहीं दी गई, उनको दूर कहीं पे जगह दे दी गई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उनको एक कम महत्व का स्थान दिया गया, जबकि शंकराचार्य परंपरा को जो संत होते हैं उनको संतों में सबसे ऊपर रखा जाता है। जगह उस पर उनको नाराजगी हुई, उस पर उन्होंने अपना नाराजगी दर्ज कराई। चूंकि भगदड़ हो गई थी, बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो बात आई गई हो गई। कई लोग मर गए थे, उसमें भी उन्होंने काफी अपना विचार व्यक्त किया, काफी वोकल हैं। और कभी कभी लगता है कि शंकराचार्य को मठ में बैठना चाहिए और जो बयान है वो प्रवक्ता के जरिए दिलाने चाहिए, जिस तरह का उनका स्टेचर है। लेकिन वो खुद आगे आके लड़ते हैं, जैसे कि कोई बड़ा आर्मी चीफ हो, दूसरा आदमी हो, और वो जाके फ्रंट पे खड़ा होके लड़ाई में शामिल हो। खैर, ये सारी चीजें चल रही हैं। इस बीच में फिर से एक वो पीक पॉइंट आता है जहां पर सारा बवाल शुरू होता है। योगी जी और मोदी शाह के बीच में तनाव की जब बात आती है, लोग कहते हैं कि ये दो धड़े हैं, ये योगी को ओवर पावर करना चाहते हैं, और योगी बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है तो आसानी से काबू नहीं आते हैं। ये तनाव है। तो आपको फिर लगेगा कि हाँ, एनालिसिस का यहाँ पर क्या योगदान हो सकता है। देखिए, माघ मेला हुआ, अभी हाल की घटना है। माघ मेले में उनको एक तो दूर की जगह दे दी गई, वहाँ की सड़क अधूरी थी, यानी कोने में पटक दिया गया, बिजली देर से मिली, पानी देर से मिला, सुरक्षा भी नहीं थी, उनको एक सामान्य बाबा की तरह दे दिया गया। टकराव हुआ, इसको बर्दाश्त करने के बाद जब वो स्नान के लिए जाने लग गए, तो जब स्नान करने जाते हैं साधु संत तो अपनी अलग अलग स्टाइल में जाते हैं, अखाड़े अलग जाते हैं। इनको कहा गया कि आप शंकराचार्य वंकराचार्य की तरह मत जाइए। क्यों? क्योंकि एक पालकी में बैठे हुए थे, उसको भक्तों ने उठाया हुआ था इनके,
तो पालकी नहीं जाएगी साहब, आप पैदल जाइए यहाँ से। अब ये इंसल्टिंग एक तरह से देखा जाए तो, और इसको इन्होंने ट्विस्ट दे दिया कि ये वाहन में जा रहे थे। पालकी वाहन नहीं है, पैदल लोग ही कंधे पर उठा के लेके जा रहे हैं। पर ये हुआ। ये होने के बाद में ये कहा कि ये पालकी में करेंगे। अब हुआ ये कि पालकी में जब स्नान करते हैं तो आगे आगे शिष्य चलते हैं, और शिष्यों में भी सबसे आगे बटुक चलते हैं, यानी बच्चे, वेद पाठी छोटे छोटे बच्चे, ऐसे समझ लीजिए, वो चलते हैं, ब्रह्मचारी बच्चे। अब वहाँ पर बैरिकेटिंग वगैरह मिली, जो कुछ हुआ तो आपको याद है। उसके बाद पुलिस ने जो कुछ किया उसमें ये आरोप लगा कि छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, उनको लाठियाँ मारी गई। ये भी आरोप लगा कि उनको चोटी पकड़ के शिखा, मतलब समझिए कि एक उस तरह का मामला है, किसी सिख के अगर आप पग को हाथ लगाएं, या आप किसी मुसलमान के साथ में दाढ़ी उसकी करे, उस तरह से शिखा खींचना, ये किया गया। इसके बाद में मामला बिगड़ गया। अब ये क्यों हुआ, ये अपने आप में सोचने की बात है। क्यों शंकराचार्य माघ मेला आते आते उसी योगी सरकार के टारगेट पे आ गए, जो योगी अपने मठ में कुछ समय पहले उनका स्वागत करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, और कई उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यक्रमों में अभिमुक्तेश्वरानंद को पार्टिसिपेट कराया जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है जहाँ से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को समझा जा सकता है। एक चीज़ गौर कीजिए, जब आपका ये वाला मामला हुआ, माघ मेला वाला, योगी जी ने कुछ दिनों बाद बयान दिया कि संत के वेश में कुछ कालनेमी होते हैं वगैरह वगैरह। कालनेमी एक राक्षस था जो अपना रूप बदल लेता था। हनुमान जी को जब वो सरकारी काम से जा रहे थे तो उनको परेशान करने के लिए, रोकने के लिए, उनका ध्यान भटाने के लिए कालनेमी साधु का वेश रख के आया था, ऐसा रामचरितमानस में है। तो उसके आधार पे ये कालनेमी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुरूपिया। अब ये एक संत सम्मानित करते हो, कालनेमी में एक साल के अंदर बदल जाता है एक चीज, और उसी संत को आप देखिए कि वहां पर उसी संत को बहुत सम्मान देता है कोई, कौन? डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। अगर आप पुराने एनालिसिस पे जाएं, पुरानी चीज़ों पे जाएं, तो आपको दिखाई देगा कि केशव प्रसाद मौर्य का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब लगातार दिल्ली से अगर कोई नर्चर करता है, उसको खाद पानी देता है, तो वो अमित शाह है। तो केशव प्रसाद मौर्य प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, और शंकराचार्य के अपमान की बात करते हैं। शंकराचार्य बड़े धर्मगुरु हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति हैं वगैरह वगैरह। इन चीज़ों से आपको एक सीन साफ समझ में आता है, और वो सीन ये है, कुछ लोग इसके पीछे ये मानते हैं कि गोरखपुर वाले जो हैं वो भी शायद, तो वो शंकराचार्य को मान्यता देने के बजाय वो अपनी उनकी संत परंपरा, उसके आध्यात्मिक कारण है जो लोगों का एनालिसिस है। पर इसमें हम अगर इसको राजनीतिक नज़रिए से देखें, जो हमारा मकसद है इस वीडियो में, तो योगी के साथ में नज़दीकी आती है और फिर दूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य के जरिए, दूसरी चीज़ों के जरिए शंकराचार्य को अपने पास रखना चाहते हैं, और योगी शंकराचार्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ अजीब सा आपको भान देती हैं, और यहीं से आप पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश की समझते हैं। आप एक बात मान के चलिए कि आज अगर शंकराचार्य नाराज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? आज की ज़मीनी हकीकत ये है कि शंकराचार्य अगर नाराज हैं तो उनके पक्ष में एक बड़ा वर्ग खड़ा हुआ है। हिंदू सनातन धर्म का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि मेजॉरिटी हिस्सा। अब तक जो खुलकर प्रतिक्रिया आई हैं वो ज़्यादातर शंकराचार्य के पक्ष में आई हैं, और जो खिलाफ आई हैं वो एक बाबा जी हैं, जिनके जो कहते थे कि पीओके पे कब्जा होगा वगैरह वगैरह, मोटे तगड़े वाले जो हैं, नेत्रहीन, जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त उनका, उनकी तरफ से आई है, या एक दो और उन्हीं के चेले ने
अभी इनके खिलाफ मुकदमा कराया है, शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा है बच्चों के साथ में। इनके आश्रम पे आरोप लगाए गए हैं। उस आश्रम में ये बताया गया है स्विमिंग पूल था वगैरह वगैरह। इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ कोई कमरा, बहुत सारी चीज़ें, वो 2 ध्रुव शुरू हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप हो गया। पर यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप शंकराचार्य पे आक्रमण करते हो तो आपका कोर हिंदू वोट बैंक किस तरफ जाने वाला है। आपके हिंदू क्या शंकराचार्य के साथ जाने वाले हैं या आपके साथ जाने वाले हैं, यानी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। अभी तक का रिस्पॉन्स बताता है कि जो हिंदू है वो शंकराचार्य के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर अखाड़े, ज्यादातर संत, ज्यादातर महात्मा, यहां तक कि कथावाचक भी जो भारतीय जनता पार्टी के लाइन पे चलते थे, धर्मांतरण की बात करते थे, तमाम तरह की बातें करते थे, सट्ट सन्नाटा है। एक ने भी शंकराचार्य के खिलाफ बयान नहीं दिया है। उधर चारों शंकराचार्य, बहुत सारे अखाड़े, संत समाज खुलकर शंकराचार्य के पक्ष में। तो एक तरफ से एक बड़ा वर्ग हिंदू धर्म का उनके पक्ष में है, दूसरा ये खिलाफ है। अब धीरे धीरे इसको अगर जनता के बीच में इंप्रेशन की बात करें तो शंकराचार्य का संघर्ष, चाहे मूर्तियां टूटने वाली बात हो, चाहे राम मंदिर वाली बात हो, संघर्ष दिखाई देता है। जो पॉलिटिकली सोचते हो कहते हैं ये तो विरोधी हैं, इनका काम, ये तो मोदी विरोधी हैं। वो तो एक फिक्स डायलॉग है, जो आदमी कहीं पे विरोध करता है उसको उस खांचे में डाल देते हैं। और वो वर्ग तो कोई भी आ जाए, मोदी जी के कोई भी आ जाए, वो उस कहीं मोदी विरोधी है, इसलिए उसको तो आप अलग ही रख दो, वो जो 7% 8% तबका है। पर एक हिंदू संजीदगी से सोचता है कि क्या शंकराचार्य को पालकी पे बैठकर भी स्नान करने का अधिकार नहीं है? क्या बच्चों को पीटना जरूरी था? क्या 2 मिनट के लिए बैरिकेड हटाया नहीं जा सकता था? अगर गलत भी जा रहे थे तो इतना ज्यादा क्रैकडाउन करने की क्या जरूरत थी? और उस घटना के बाद से शंकराचार्य मुखर हैं और फिर आप देखते हो कि उनके खिलाफ यौन पीड़न वगैरह वगैरह के मुकदमे लगते हैं। संयोग से कहें या दुर्योग से कहें, जो आरोप लगाने वाला आदमी है उसका अपना पीछे का रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है। अब आप सोचिए कि हिस्ट्री सीटर का आरोप लग रहा है और वो कह रहे हैं मठ में ऐसा ऐसा होता है, वो आदमी कह रहा है, और मठ के अंदर जब जाते हैं तो वो नहीं मिलता है। वैसे इस पूरी स्टोरी में बड़ी चीजें दिख रही हैं। वो जो आरोप लगाने वाला आदमी है वो साधु बन चुका है, हिस्ट्री शीटर साधु बन गया है। हिंदू धर्म की दशा भी दिखती है इससे भाई। और हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य, उन पर यौनाचार के आरोप लग रहे हैं। पर इस टिप्पणी से दूर रख के अगर आप हिंदू समाज के अंदर देखें तो एक संदेश बड़ा साफ साफ है कि शंकराचार्य को विक्टिमाइज किया जा रहा है, शंकराचार्य के ऊपर जुल्म हो रहा है। अंदर पार्टी के एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि ये बंद होना चाहिए। खबरें ये भी हैं कि आरएसएस में भागवत ने भी इसमें रुचि ली है। लखनऊ आए थे और उन्होंने योगी से कहा कि इसे मत करो। मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें मेरे पास आई हैं अलग अलग सोर्सेस से। तो जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि आने वाले साल में कई चुनाव हैं। आप ट्रिकी सिचुएशन समझिए। बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है। अब अगर आप तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिलनाडु पूरी तरह से ऐसा स्टेट है जो नास्तिक है, जो धर्म गुरुओं इन सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। केरल भी ऐसा ही राज्य है जो वैज्ञानिक सोच वाला राज्य है। और बंगाल में भी राम से ज़्यादा दुर्गा की पॉलिटिक्स है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब जय श्री राम का नारा वहाँ बदल दिया है। अब वहाँ पे जय काली माँ करने लगे ये। तो इस सिचुएशन में इन राज्यों में चुनाव, उसके ठीक बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव। तमिलनाडु में जाके ये संदेश देंगे कि हम अंधविश्वास वाले नहीं हैं, हम देखिए बड़े बड़े साधुओं को भी नहीं छोड़ते हैं, हम कोई उस तरह के नहीं है। केरल में भी ये संदेश देंगे। उत्तर प्रदेश में सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री का चुनाव है। सीधे और सीधे योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। यूपी का जो इक्वेशन है उसमें वहां का ब्राह्मण बड़ी संख्या में योगी जी से असंतुष्ट है। उसकी वजह जो भी हो, जो अफवाहें हों, जो भी हो, लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है कि वहां ब्राह्मणों के खिलाफ ठाकुर लोग जुल्म करते हैं, योगी जी उनको सह देते हैं।
उसमें कुछ उदाहरण जुड़ जाते हैं। विकास दुबे से भी ब्राह्मण अपने आप को जोड़ता रहा है। उनके नेताओं को भी, ब्रजेश पाठक को इसीलिए कहा जाता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो उस सिचुएशन में एक ब्राह्मण तबका बीजेपी से शंकराचार्य के केस में दूर जा सकता है। अगर इन्होंने क्रैकडाउन किया, गिरफ्तार करके ले गए और उसमें कहीं पे कोई ऐसी तस्वीर आई जिसमें ऑप्टिक्स दिखे कि भाई शंकराचार्य के साथ गलत हो रहा है, उनको घसीटा जा रहा है या सिंहासन से उतारा जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है जो दहला देने वाली तस्वीर है, तो स्थिति और बदल जाएगी। तो अगर आप इसको ये मान के चलें कि पिछला लोकसभा चुनाव था, सबसे ज़्यादा अगर कहीं खोया बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश में खोया। मोदी जी अगर पावर में नहीं आ पाए तो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिसड्डी साबित हुई। आप भी जानते हैं कि एक समय ऐसा आया कि मोदी जी खुद वाराणसी सीट पे पिछड़ने लग गए थे। तो उस उत्तर प्रदेश में जहां पे अयोध्या में समाजवादी पार्टी वाला जीत के आया, तो ये पूरी जो सिचुएशन है इसमें कमजोर उत्तर प्रदेश और उस लोकसभा चुनाव के कमजोर नतीजों के आने के बाद अब विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में अगर शंकराचार्य के साथ में हिंदू वोट स्प्लिट हो जाता है, ये कहना तो अतिशयोक्ति है कि सारे हिंदू उसकी तरफ चले जाएंगे, उनकी तरफ चले जाएंगे, माफ कीजिए बुरा मान जाएंगे कुछ लोग, और ये कहना भी अतिशयोक्ति है कि हिंदू जो है वो इनके साथ ही रहेंगे। निश्चित तौर पे एक डिवाइड होगा, पर एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी अगर हिंदुओं के अंदर भी एक रिफ्ट खड़ा कर देती है, एक डिवाइड खड़ा कर देती है या डिवाइड का नुकसान उठाती है सिर्फ एक वजह से कि हमको सबक सिखाना है, तो उसका क्या असर होने वाला आप कल्पना कर लीजिए। और यूपी में अगर सरकार नहीं रहती है तो आप और बड़ी कल्पना कर लीजिए कि उसके बाद के चुनाव में जो 4 साल बाद 3 साल बाद होगा, उसमें मोदी जी कैसे जीतेंगे। मोदी जी का जीतना नामुमकिन समझिए अगर यूपी हार जाते हैं तो ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, इसमें क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक रास्ता है। जैसे मोदी जी ने किसानों के साथ जितना जुल्म करना था कर लिया और बाद में माफी मांगी। शंकराचार्य को मनाने की कोशिश हो, उनको समझाने की कोशिश हो, लेकिन यहां जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से योगी जी कतई इसके लिए तैयार नहीं। दूसरा पहलू यह है कि अमित शाह हो सकता है डिप्टी सीएम के जरिए, केपी मौर्य के जरिए, ब्रजेश पाठक के जरिए शंकराचार्य को अप्रोच करें, कुछ चीज़ें हों, कुछ उनको समझाया जाए, आपकी बात मान लेंगे साहब, गौ हत्या के लिए ऐलान कर देते हैं, मैनिफेस्टो में डाल देते हैं वगैरह वगैरह। पर जो भी है, ये एपिसोड भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अगर ये चरणों में नहीं गिरे, अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और उसको सुधारा नहीं, तो ये बड़ी गलती होने वाली है। और अगेन फिर वही सवाल, इस मामले में हुआ क्या है। क्या मोदी को खुश करने के लिए स्वतः स्फूर्त ढंग से योगी ने ये किया? यानी योगी मोदी को खुश करने के लिए स्वतः स्फूर्त ये नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनका व्यक्तिगत है? हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन योगी को सीधा टारगेट किया नहीं कभी। अभी मुक्तेश्वर आनंद के टारगेट पे मोदी सरकार रही है, मोदी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को कभी कभी छुआ उन्होंने, वो भी तब जब सीधे उन पे हमला हुआ। तो क्या हो रहा है, तब सवाल बड़ा उठता है। और ये सवाल ये है कि दिल्ली से क्या यूपी की ब्यूरोक्रेसी गवर्न होती है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि दखल है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप है, इन्वॉल्वमेंट है। और दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट इसमें होने का मतलब यह है कि अभी मुक्तेश्वर आनंद को छेड़ना, शंकराचार्य को डिस्टर्ब करना दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। तो दिल्ली ऐसा क्यों करेगी? शायद उसको लगता है कि योगी को फिक्स करने, उनकी चूड़ी टाइट करने के लिए उनको कमजोर करना जरूरी है। लेकिन योगी की चूड़ी क्यों टाइट करनी है? क्योंकि योगी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहते हैं, बहुत सारे लोगों के सपने टूटते हैं।
बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने रहें, उस रेस में बने रहें, इसके लिए योगी का कमज़ोर होना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट में भी योगी रेस में आगे हैं। हिंदुत्व के मामले में भी योगी को एक बेटर अल्टरनेटिव माना जाता है। नंबर 2 कहते हैं लोग, जो मोदी के बाद कौन बोले? योगी। कम से कम उनका सपोर्ट बेस यही बोलता है। तो ये पूरी सिचुएशन जो है ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, और ये दिखा रही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा। अब चुनाव आयोग का मान लें या कोई भी मान लें, कई लोगों का मानना ये भी था कि यूपी में चूंकि जब हारा तो उसके पीछे भी योगी को कमज़ोर करने का खेल था। पर जो भी हो, अभी मुक्तेश्वरानंद हल्के में निपटा दिए जाएं ऐसा संभव नहीं है। जितना उनको परेशान किया जाएगा, लोगों के पास में एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिससे वो पहचानते हैं। अगर आप उनको ये कहते हो कि वो मोदी विरोधी हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि उनको मोदी विरोध के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। सीधे सीधे कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि अभिमुक्तेश्वरानंद, यौनाचार, ये सब फालतू चीज़ों में शामिल रहें। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस को आप समझ गए होंगे और काफ़ी चीज़ों को आपको जानने में मदद मिली होगी, गहरे जानने में मदद मिली होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके दिमाग में भी आ रही हों। नीचे लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।